आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की इस वीडियो के अधिकतर क्वेश्चन जियोग्राफी यानी कि भूगोल से रिलेटेड होंगे, जैसा कि आपके कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में तो ये होती है सुसीम धारा। देखिए, इस तरह जो महासागर से धाराएं उठती हैं उनके नाम कई बार पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया था अटलांटिक महासागर से, तो ये है सुसीमा धारा। ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं शीत वाताग्र। जब ठंडी और जो भारी वायु होगी गर्म, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझिए कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की हो जाती है, तो इसको ऊपर जो उठा देती है इसको हम कहते हैं शीत वाताग्र। संध्या काल में सबसे अधिक लाल दिखने वाला मेघ क्या होता है? मतलब कि शाम को जो हमें बादल लाल दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं पच्छाब मेघ। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? उलंग ये किस्म है चाय की, तो इसका सही उत्तर है ताइवान में। आपको बता दें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम से। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छी चाय कहाँ की होती है, तो ये होती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से सबसे अच्छी चाय की पैदावार होती है, लेकिन यहाँ पे कम होती है असम की अपेक्षा। तो इसीलिए आपने इस तरह के क्वेश्चनों का सही उत्तर असम ही सुना होगा। अगला है कि सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे? तो इनका नाम था इरास्टोस्थनीज। इरास्टोस्थनीज इनका नाम था। ये सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने का श्रेय इनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो विश्व बैंक एटलस के अनुसार, मतलब कि 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो यह है गिनी। जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बताया गया था कि गिनी देश के जो लोग हैं उनकी औसत आयु सबसे कम है। अगला है कि वे प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो यह है नर्मदा और सोन। नर्मदा को आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश में नर्मदा के नाम पे एक यात्रा भी निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही नर्मदा एक वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम होता है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल। आपको जानना होगा कि जो नर्मदा है ये सबसे अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश में, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में और कुछ हिस्सा गुजरात में भी बहती है। नर्मदा को गुजरात का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम कहते हैं गोरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? मतलब कि बहुत ज़्यादा विनाश करें तो ये है कोसी। और कोसी जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है और इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक। जिस तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं उसी तरह कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और शोक कहने के पीछे कारण यही है कि जब भी इसमें बाढ़ आती है बिहार को बहुत तबाही का सामना करना पड़ता है। अगला है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय जरूरी है? तो यह है कि गेहूं की जो खेती होती है इसके लिए मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत है यहाँ पे जो गेहूं की खेती होती है नवंबर में लगभग इसकी बुआई होती है, नवंबर या फिर दिसंबर में। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर बारिश नहीं होती है और जो कोहरा पड़ता है ठंडी के मौसम का, उससे इसका बारिश वाला काम चल जाता है। और जो मध्यम तापमान की बात हो रही है तो ये जनवरी और फरवरी में आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो जाए शुरुआती दिनों में ही तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है। अगला है कि भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? मतलब कि जीएमटी टाइम इंडिया का कितना है? तो इंडिया का जीएमटी टाइम है प्लस 5.5 घंटे। ये जो जीएमटी टाइम लाइन है ये किस देश से होके जाती है? तो ये जाती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन से। और वहाँ से जो हमारा समय है 5.5 घंटे आगे है।
पाकिस्तान का समय कितना है, तो पाकिस्तान का समय 5 घंटे आगे है। तो इस तरह आपको कई देशों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान होते हैं। तो ये है जो भारत में नैनी इलाहाबाद के पास, वहाँ की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन बांधों को कहा जाता है तटबंध। कालीमंथन किस द्वीप का अंग है, तो ये द्वीप है बोर्नियो। आगे बढ़ते हैं। तो खारी नदी किस अपवाह तंत्र का ये अंग है, तो यह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किसे कहते हैं, तो अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो यहाँ पे उड़ीसा है और यहाँ पे जो आप समुद्र देख रहे हैं इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और भारत की ढेर सारी नदियाँ इसी में जाके ख़त्म होती है, जैसे कि गंगा हो गई। तो इस तरह की कई नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ ब्रह्मपुत्रा है जो कि यहाँ पे जाके ख़त्म होती है, और इसी का खारी नदी एक अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि भुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये दोनों हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए अब जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था, इसे अब एक नहीं 2 यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया है। पहला है जम्मू एंड दूसरा है लद्दाख। यहाँ पे जो आर्टिकल 370 और 35A था उसे भी खत्म कर दिया गया है। 35A नागरिक के लिए और 370 स्टेट को एक अलग संविधान का मतलब मामला देता था, लेकिन उसे खत्म करने के बाद अब इसे 2 यूनियन टेरेटरी में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। केसर के उत्पादन के लिए 1 नंबर पे है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये है कोसी, मतलब कि बिहार का शोक। और यही कारण है कि ये भारी तबाही मचाती है, क्योंकि जब भी इसमें थोड़ा बहुत पानी अधिक होगा तो ये अपना मार्ग कहीं भी बदल सकती है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से होके जाता है। तो अभी आप देख रहे थे इलाहाबाद के नैनी से, जो अभी नैनी आया था इसके पहले वाले पेज पे, वो इलाहाबाद की बात की गई थी, और इलाहाबाद का नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। भूमध्य, भू मतलब कि पृथ्वी और मध्य मतलब कि मध्य में, तो पृथ्वी की जो मध्य में रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आगे बढ़े। तो अगला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड से, और जो ब्रह्मपुत्र है ये निकलती है तिब्बत से। तिब्बत मतलब कि जो वहाँ पे मानसरोवर है वहाँ से निकलती है, ये चाइना में जाती है, वहाँ पे इसको तोसांगो बोलते हैं। तो और वहाँ से नमचा बरवा पर्वत से होते हुए, नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके इंडिया में प्रवेश करती है, और वहाँ पे एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली नदी द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप मतलब वही कि कोई भी हिस्सा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो मांजुली नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्रा, और इसको असम में आने के बाद ही हम ब्रह्मपुत्रा का नाम दे पाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो यह है ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर में है, कैलाश मानसरोवर में, और तिब्बत के पास, जो कि पहले भारत का हिस्सा था लेकिन बाद में इसे चाइना ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो अभी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में। बादलों के फटने का क्या मतलब है। तो बादलों के फटने का मतलब आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि उत्तराखंड में यहाँ पे बादल फटे हैं। तो वहाँ पे तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार जब बारिश होती है असामान्य दशा में, तो इसे हम कहते हैं बादलों का फटना। तो आशा है कि आपने इस वीडियो को जरूर लाइक किया होगा। अगर आप इस वीडियो को केवल 10 मिनट लगा के देख लेते हैं तो आपको ढेर सारे 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला है कि वर्ष 2000 और 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन सी ऊपर थी, सबसे ऊपर थी। आयात मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, हालांकि उस समय पूछा गया था तो इसको यहाँ पे ले लिया गया है। बस आप जानिए आयात मतलब कि अपने देश में आना, देश में आना, और इसी का एक उल्टा होता है निर्यात। तो निर्यात मतलब कि देश से बाहर जाना। अगर आप देखेंगे कि भारत का अधिकतम जो पैसा होता है ये तेल के आयात पे खर्च हो जाता है। जो तेल हम खरीदते हैं ईरान से, तो इस तेल के आयात में अधिकतम पैसा भारत का खर्च होता है।
अगला है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये है हरियाणा। वन क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे वनों की संख्या कम है। हरियाणा में वनों की संख्या कम होने के कई कारण हैं। वहाँ पे एक तो दिल्ली से सटा हुआ है और कई थोड़ी जागरूकता की कमी के कारण भी वहाँ पे वनों की संख्या न्यूनतम है। आगे बढ़ें तो अगला है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। और कहाँ पे है ये? दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी है जिसको 1912 में राजधानी बनाया गया। तो ये आपको याद रखना होगा। इससे पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी। 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। हालांकि इसकी घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये है दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है जिसकी कैपिटल है कोलकाता। कभी कभी पूछा गया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये है दामोदर। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वाराणसी किस नदी के किनारे है? क्या आपको पता है? कमेंट करके बताइए। आपको बता दें कि ये गंगा नदी के किनारे है। चलिए इसी तरह आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये तो हमने बता दिया। अब आप कमेंट करके बताइए देलही में कौन सी नदी बहती है? देलही में। या फिर यही नदी आगरा में भी बहती है? तो आप कमेंट करके बताइए देलही या फिर आगरा में कौन सी नदी है? आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह है नर्मदा की। नर्मदा मतलब कि मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी है। अगला है कि यू आकार की घाटियों का विकास किस तरह के क्षेत्र में होता है? तो जो हिमानी क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे यू आकार की घाटियों का विकास होता है। जापान को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान को कहते थे निप्पन। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो ये है पंपास क्षेत्र मतलब कि अर्जेंटीना से सबसे अधिक मांस यहाँ से उत्पादित किया जाता है। और जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो ये देश ही सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। अगला है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो ये है जिप्सम। आगे बढ़ें तो विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो ये है शीतोष्ण शंकुवंशी वन। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी पछीपाट डेल्टा का निर्माण करती है? तो यह है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पछीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मालवीय प्रेक्षक की सबसे प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो ये है शुद्ध क्षेत्रफल। और सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया गया था ग्रीक के लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो जो गहरी जड़ें वाली फसल है उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी जिसको कि हम रेंगूर मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसका अधिकतम भाग पाया जाता है। इसमें अगर आप कपास उगाते हैं तो अच्छी फसल मिलती है। अगला है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सपांगो निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे एक ये कहीं कहीं सपांगो मिलता है, कहीं कहीं आपको तोसांगो मिलेगा। तोसांगो ये हालांकि चाइनीज नेम है मंदारिन में, इसीलिए डिफरेंस होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने आपको बताया नमचा बरवा पर्वत से टकरा करके इंडिया में आती है। एक नदी द्वीप बनाती है मांजुली, आप इसे जरूर याद रखिए। अगला है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो ये है 2900 किलोमीटर। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, तो यहाँ पे गंगा को हम सबसे बड़ी नदी क्यों मानते हैं? तो देखिए गंगा की जो लंबाई है वो पूरे इंडिया में है केवल 2525 किलोमीटर, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है ये केवल 2900 किलोमीटर इंडिया में ही नहीं है, इसमें चाइना भी है। और इसीलिए ये हमारे यहाँ सबसे चौड़ी नदी है, ना कि सबसे बड़ी नदी है। बात हो रही है ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ सबसे बड़ी नदी नहीं है। इसकी 2900 किलोमीटर की लंबाई चाइना को जोड़ने के बाद है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है जलेपला। और आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन है, एशिया की सबसे बड़ी, तो इसको कहते हैं वांगहो। वांगहो नदी है जो कि चाइना की नदी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसे चाइना का दुख भी कहा जाता है। सारो आप चाइना बोलते हैं इसको, चाइना का दुख।
आपको बता दें कि जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है उसकी लंबाई है लगभग 6,650 किलोमीटर और इसका नाम है नील नदी। नील नदी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है गन्ना। और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ उत्पादन होता है तो यहाँ से जो चीनी है इसकी मात्रा भी अधिक उत्पादित होगी। चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कमेंट करके बताइए। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होता है? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है यूपी, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़। कमेंट करके बताइए इन्हीं में से है आपका सही उत्तर। सोयाबीन जिसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लगभग 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के तहत की जाती है? तो ये है कपास, चाय और जूट। देखिए जो हमारे यहाँ इंडिया के जो किसान हैं ये 76% केवल खाने वाली फसल उगाते हैं। केवल 24% ही जमीन पे नकदी फसलों को उगाया जाता है। और नकदी फसल कम उगाने का कारण ये है कि यहाँ पे किसान हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर आप गेहूँ चावल उगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपने खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी को बेचते हैं, जो कि बहुत कम होता है और हमारे यहाँ कभी कभी उसका उतना मूल्य भी नहीं मिल पाता। लेकिन जो नकदी फसलें हैं इनको हम थोड़े महंगे बेचते हैं। ये विदेशों में भी भेजे जाते हैं, जैसे कि चाय, जूट, कपास, तो ये थोड़े महंगे बिकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये फसलें देख सकते हैं आप कि ये वैसी फसलें हैं जो कि बेची जा सकती हैं। इसमें से आपको अपने लिए रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर चाय है तो आप कितना अपने पास रखेंगे, लेकिन अगर आप गेहूँ बोते हैं या फिर धान बोते हैं तो उसमें से आपको अपना हिस्सा रख के या बाकी हिस्सा कोई बेच सकते हैं। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से मिलता है? तो ये है मकराना। पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? तो ये है भूस्खलनों को। और कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ये है माउंट ब्लैक। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच में है? तो ये है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम पल्क बोलते हैं, पल्क स्टेट, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी का बॉर्डर मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।